अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 18 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चनर डिज़ाइन जो शुरू किया था, आज इसका सिक्स्थ और लास्ट पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा था कि क्वेश्चनर डिज़ाइन प्रोसेस के 10 स्टेप्स हैं। इससे पहले हम उसके 7 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस आखिरी लेक्चर में हम जो लास्ट 3 स्टेप्स हैं उनको कवर करेंगे। क्वेश्चनर डिज़ाइन स्टेप 8, और इसमें हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चनर का लेआउट किस तरह का होना चाहिए। तो जैसा कि पहले भी बात हुई, एक क्वेश्चनर को बहुत सारे सेक्शंस या पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए, और उसको हम टॉपिक वाइज जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए उस तरह से अलग अलग उसके सेक्शंस बन जाएंगे। फिर हर सवाल जो है उसकी एक नंबरिंग होनी चाहिए, उसकी एक सीक्वेंस होनी चाहिए। ये हमें उसकी जो कोडिंग है, जो बाद में हम डेटा एनालिसिस करेंगे, उसके लिए भी फैसिलिटेट करेगा। फिर जो क्वेश्चनियर्स हैं इनको भी नंबर्ड होना चाहिए, इसका भी एक सीरियल नंबर होना चाहिए। ये हमें जो डेटा कलेक्शन है उसमें भी आसानी देगा, उसकी जो कोडिंग है, एनालिसिस है, उसमें भी आसानी होगी, और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी हमारे लिए ये फैसिलिटेट करेगा। इसी तरह से जो क्वेश्चनर्स हैं उनकी तादाद पूरी करने के लिए, जैसे अगर हमारा सैम्पल साइज़ हमें पता है और हमने उस सैम्पल साइज़ के मुताबिक अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो ये उस चीज़ के लिए भी हमें एक ईज़ प्रोवाइड करेगा। अगर पूछा जाए कि एक क्वेश्चनर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो जवाब ये है कि एज शॉर्ट एज पॉसिबल। बिकॉज कि एक बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चनर या एक बहुत ज़्यादा लेंथी जो इंटरव्यू है, वो उसमें बोरियत भी हो सकती है। उसमें जो है वो समटाइम्स जब ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो जो रिस्पोंडेंट है या तो क्वेश्चंस को बड़ा पुअरली कंसीडर करेगा, या वो जल्दी जल्दी में जवाब देगा, या कुछ और जो एक्सटर्नल इंटरप्शंस हैं वो भी हो सकती हैं। फिर उस पर टाइम और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। तो आम तौर पे एक इंटरव्यू को 30 से 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चनर्स के लिए आप कह लें कि 10 से 15 मिनट से कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो टाइम है रिस्पांस देने का वो ज़्यादा ना हो। क्वेश्चनर डिज़ाइन स्टेप 9, और इसमें हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चनर की फ़िज़िकल फॉर्म किस तरह की होनी चाहिए। जो फिज़िकल फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर है ये रिस्पांस रेट को भी अफेक्ट कर सकती है, और जो आंसर्स दिए गए हैं उसकी क्वालिटी को भी। बिकॉज कि अगर आप एक पुअर क्वालिटी का पेपर यूज़ कर रहे हैं और उसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो रिस्पोंडेंट्स ये समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट कोई बहुत अनइम्पॉर्टेंट किस्म का प्रोजेक्ट है, तो वो भी उसमें कैजुअली उसको ट्रीट करेंगे और आंसर्स देंगे। इसलिए क्वेश्चनर जो है ये अच्छी क्वालिटी के पेपर पे प्रिंट होना चाहिए। इसकी जो अपीयरेंस है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। इसका लेआउट जो है वो बेस्ट वे में डिज़ाइन होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, ताकि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो उसको सीरियसली भी लें, और जो रिस्पॉन्सेस वो दे रहे हैं वो रिस्पॉन्सेस भी सही होने चाहिए। फिज़िकल फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर्स कैसी हो, इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला तो है यूज़ ऑफ बुकलेट्स। बजाय इसके कि आपका जो क्वेश्चनर है ये लूज़ पेपर्स की शक्ल में हो या ये स्टेपल्ड शीट्स हों, इसको एक बुकलेट की शक्ल दी जाए तो ना सिर्फ इसकी अपीयरेंस ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगी, बल्कि इसको रिकॉर्ड में रखना आसान हो जाएगा, इसको यूज़ करना आसान हो जाएगा, और रिस्पोंडेंट्स जो है वो इसको एक सीरियस और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट समझेंगे, और जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। फिर जो आपका फॉर्मेट है वो सिंपल और क्लियर होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा फैंसी टच जो है उसमें नहीं आना चाहिए। जो रेगुलर फ़ॉन्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो फ़ॉन्ट्स यूज़ हों। जिस तरह का टाइटल पेज एक प्रोफेशनल लुक देता है वैसे ही यूज़ करेंगे आप। फिर क्रिएटिव यूज़ ऑफ स्पेस एंड टाइप फेस। समटाइम्स ये होता है कि बहुत सारे पेजेस बचाने के लिए जो रिसर्चर है वो एक ही पेज पे कई सवाल पूछ लेता है। अब जब एक पेज पे बहुत सारे सवाल और स्केल्स नज़र आएंगे, तो रिस्पोंडेंट जो है उसको
जवाब देने में थोड़ी सी हेजिटेशन होगी, वो थोड़ा सा घबरा जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप एम्पल स्पेस दें। जब वाइट स्पेस उसको नज़र आएगी ना, तो वो रिस्पॉन्स देने में उसके लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी, वो उसको ज़्यादा उसमें मुश्किल नज़र नहीं आएगी। तो बेहतर ये है कि आप जो क्वेश्चंस हैं उनके दरमियान स्पेसेस दें, स्केल्स के दरमियान स्पेसेस दें, और देखने में वो एक साफ़ सुथरा क्वेश्चनियर नज़र आना चाहिए, ताकि एक अच्छी अपीयरेंस जो है वो रिस्पोंडेंट्स को नज़र आए। फिर यूज़ ऑफ कलर कोडिंग है। बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ़ कलर पेज हम यूज़ कर लेते हैं। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। एक तो ये कि एक क्वेश्चनियर के मुख्तलिफ़ सेक्शंस को अलग अलग रखने के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा ये कि बाज़ दफ़ा हम एक ही वक्त में एक ही क्वेश्चनियर के ज़रिए मुख्तलिफ़ जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमें एक ही सर्वे में होल सेलर्स से भी डेटा कलेक्ट करना है और रिटेलर्स जो हैं उनसे भी डेटा कलेक्ट करना है, तो हम दोनों को अलग अलग रखने के लिए डिफरेंट जो कलर पेजेस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये डेटा की कलेक्शन को, उसकी हैंडलिंग को, उसके रिकॉर्ड को ज़्यादा आसान बना देगा। फिर जो इंटरव्यूअर की इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी, जो क्वेश्चंस हैं उनकी साइड पे वो नोट्स लिखे जा सकते हैं। कहाँ पे उसको सवाल किस तरीके से पूछना है, कहाँ पे उसको प्रॉब करना है। प्रॉबिंग से मुराद ये है कि जहाँ पे किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़े, या एक क्वेश्चन का जो रिप्लाई आया है उससे कोई दूसरा सवाल अगर बन सकता है तो वो सवाल बनाने के लिए उस पर स्पेस होनी चाहिए। या जो रिप्लाईज़ हैं उसके साथ अगर कोई नोट्स लिखने हैं तो उसके लिए स्पेस होनी चाहिए। तो वहाँ पर भी हमें उसका जो प्रॉपरली डिज़ाइंड है वो इंटरव्यू क्वेश्चंस या प्रोटोकॉल वो होने चाहिए। क्वेश्चनियर डिज़ाइन स्टेप 10 जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, और इसमें हम देखेंगे कि पायलट टेस्टिंग के ज़रिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। पायलट टेस्टिंग से मुराद ये है कि अगर हमारा क्वेश्चनियर डिज़ाइन हो गया तो हम चंद लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, और उस डेटा कलेक्शन से हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चनियर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सामने आ जाएगी, या डेटा कलेक्शन की टेक्निक में कोई मसला है तो वो भी पता चल जाएगा, रिस्पोंडेंट्स के रिएक्शंस में कोई प्रॉब्लम है या डेटा एनालिसिस में किसी तरह का मसला आ रहा है। तो हम एक्चुअल डेटा कलेक्शन से पहले ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करते हैं और क्वेश्चनियर को बेहतर बनाते हैं, और उसके बाद हम, जब तक वो मुकम्मल तौर पे एक परफेक्ट क्वेश्चनियर नहीं बन जाता, हम प्रॉपर डेटा कलेक्शन की तरफ नहीं जाते। जी, ये वही पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किए। प्री टेस्टिंग से मुराद पायलट टेस्टिंग है, और इससे मुराद ये है कि एक्चुअली डेटा कलेक्ट करने से पहले हम एक स्मॉल सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट्स, जो कि 15 से 30 लोग हो सकते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, ताकि जो क्वेश्चनियर है उसके डिज़ाइन में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको ख़त्म किया जा सके। अब इसमें हम हर तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं क्वेश्चनियर डिज़ाइन के वो चेक करते हैं, जो आपने पढ़े भी हैं। यानी क्वेश्चंस का कंटेंट चेक करेंगे, उसकी वर्डिंग, उसकी सीक्वेंस, उसका लेआउट, क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, और मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन तमाम चीज़ों को हम चेक करते हैं। और ये जो प्री टेस्टिंग हम करेंगे ये उन्हीं लोगों पे करेंगे जिनसे हमने एक्चुअली डेटा कलेक्ट करना है, यानी उसी सैंपल का एक सब सैंपल जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे, और ये जो सब सैंपल है इसको अपनी करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से असल सैंपल जैसा ही होना चाहिए, ताकि जब हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें तो बाद में हमें किसी किस्म का मसला ना आए। मिसाल के तौर पे यहाँ जो करैक्टरिस्टिक्स का वर्ड मैंने बोला है उससे मुराद रिस्पोंडेंट्स का बैकग्राउंड है, या उनकी जो फेमिलियरिटी विद द टॉपिक है, या उनका एटीट्यूड है, या उनका जो इंटरेस्ट लेवल है, वो वैसे ही होना चाहिए जैसा कि उस असल सैंपल का है जिससे हमने बाद में डेटा कलेक्ट करना है। हमने डेटा कलेक्शन के कई मेथड्स पढ़े हैं, जैसे टेलीफोनिक इंटरव्यू है, या मेल सर्वे है, या स्काइप के ज़रिए अगर आप क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन जब हम प्री टेस्टिंग करेंगे तो ये पर्सनल इंटरव्यूज़ के ज़रिए करेंगे।
क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू सबसे डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो आपके और रिस्पोंडेंट के दरमियान प्रोवाइड करता है। तो प्री टेस्टिंग जो है उसके लिए हमेशा हम पर्सनल इंटरव्यू करेंगे। उसके दौरान हम देखेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम्स मौजूद हैं क्वेश्चनियर डिज़ाइन में तो हम उन प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे, जो चेंजेस आनी चाहिए वो चेंजेस लेके आएंगे। उसके बाद हम एक दफ़ा फिर उसको प्री टेस्ट करेंगे, अब उस मेथड के साथ करेंगे जो एक्चुअली हमने इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि आपने टेलीफोनिकली इंटरव्यू करना हो, लेकिन जब पहली बार प्री टेस्ट करेंगे तो आप पर्सनल इंटरव्यू करेंगे। वहाँ से अगर कोई चेंजेस आएंगी तो चेंजेस को ठीक करने के बाद आप फिर एक बार प्री टेस्ट करेंगे टेलीफोनिकली, और वहाँ से भी जब सारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा तो फिर एक्चुअली आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल भी आपको रखना है कि आपने जब प्री टेस्टिंग करनी है या पायलट टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए जो एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट है वो वैसा ही होना चाहिए जैसा कि एक्चुअल सर्वे के दौरान होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट या कॉन्टेक्स्ट के चेंज होने से भी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो चेंज हो सकते हैं। या ये हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चनियर है वो एक एनवायरनमेंट या एक कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत इफेक्टिव था, लेकिन अगर वो चेंज हो गया एनवायरनमेंट या कॉन्टेक्स्ट तो आपका जो क्वेश्चनियर है वो भी इफेक्टिव नहीं रहा। तो इसलिए इसको भी कंसिस्टेंट रखने की ज़रूरत है। जब आप एक बार प्री टेस्ट करते हैं तो वहाँ से जो फीडबैक आता है उसकी बेस पे आप अपने क्वेश्चनियर को एडिट करते हैं, उसे इम्प्रूव करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें रिमूव करते हैं, और हर सिग्निफिकेंट रिवीजन के बाद आप फिर प्री टेस्ट करेंगे। फिर अगर कोई दोबारा सिग्निफिकेंट चेंज करना पड़ा तो एक दफ़ा फिर प्री टेस्ट करेंगे, यहाँ तक कि कोई भी जो चेंज है वो बाकी ना रहे और आपका जो क्वेश्चनियर है वो एक फाइनल फॉर्म में आपके पास मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने क्वेश्चनियर डिज़ाइन के तमाम स्टेप्स डिटेल में पढ़ लिए। अब इस आखिरी सेक्शन में मैं आपको क्वेश्चनियर डिज़ाइन की जो चेक लिस्ट है हर स्टेप के लिए वो बताऊँ। आपने पहला स्टेप पढ़ा था इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट से मुतालिक। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप हासिल करेंगे वो रिसर्च प्रॉब्लम को आंसर करने में हेल्पफुल होनी चाहिए। दूसरा आपने जो स्टेप पढ़ा था टारगेट रिस्पोंडेंट और कौन सा मेथड जो है वो आप यूज़ करेंगे। तो आपको अपने जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और आपने एक अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जो है वो यूज़ करना है। तीसरे स्टेप में हमने क्वेश्चंस के कंटेंट की बात की थी और इसमें हमने ये देखा था कि क्या जो सवाल हम शामिल कर रहे हैं क्वेश्चनियर में वो ज़रूरी भी है या नहीं। फिर क्या हमें एक सवाल पूछना चाहिए या एक से ज़्यादा सवाल पूछने पड़ेंगे, यानी जो डबल बैरल्ड क्वेश्चंस हैं वो हमने यूज़ नहीं करने। चौथा जो स्टेप था उसमें हमने बात की थी कि रिस्पोंडेंट्स की इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस को कैसे ओवरकम किया जाए। तो अगर अनइन्फॉर्म्ड रिस्पोंडेंट्स हैं तो उनके लिए हम डोंट नो की ऑप्शन स्केल में यूज़ करते हैं। अगर रिस्पोंडेंट्स जो है वो किसी चीज़ को याद नहीं रख सकते तो हम उन्हें क्यूज़ देंगे। अगर रिस्पोंडेंट्स जो है उनके लिए मुश्किल पैदा हो रही है तो हम उन्हें ईज़ प्रोवाइड करेंगे और उनकी जो एफ़र्ट है उसको हम कम से कम लेवल पे लेके आएंगे। तो जो क्वेश्चंस हम पूछना चाह रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम लेना चाह रहे हैं उसे लेजिटिमेट लगना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि रिस्पोंडेंट को उससे ये तासुर मिले कि ये सवाल पूछना गलत है या इसका कोई मिसयूज़ हो सकता है। फिर अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम चाह रहे हैं तो हमने जो सेंसिटिव क्वेश्चंस हैं उसको एंड पर रखना है ताकि एक फ्रेंडली और कोऑपरेटिव जो रिलेशन है वो रिस्पोंडेंट के साथ हमारा बन चुका हो। इसी तरह से हमने जो कॉमन इंटरेस्ट है हमारा और रिस्पोंडेंट्स का, क्वेश्चन को इस तरीके से पूछना है कि वो कॉमन इंटरेस्ट उसमें नज़र आए। हम बाज़ दफ़ा क्वेश्चंस को थर्ड पर्सन की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। जैसे अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि जो रिस्पोंडेंट है वो हेजिटेंट होगा अगर उससे आप डायरेक्ट सवाल करते हैं, तो आप थर्ड पर्सन की फॉर्म में कि अगर फ़लाँ बंदा जो है उसने ये काम किया है तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, तो थर्ड पर्सन की फॉर्म में जो जवाब देना है वो निस्बतन आसान होता है।
इसी तरह से बाज़ दफ़ा ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर शामिल कर सकते हैं जिसको आंसर करने के लिए जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो विलिंग हों, और समटाइम्स हम स्पेसिफिक फिगर्स की बजाय जो कैटेगरीज हैं उसकी फॉर्म में सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि एज ग्रुप आप पूछ सकते हैं, बजाय इसके कि किसी की एज पूछें आप उसका एज ग्रुप जो है वो पूछ सकते हैं। तो ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए अमूमन जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो विलिंग होंगे। फिर पांचवा जो स्टेप था कि क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो उसमें हमने बात की थी कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, या हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को ओपनिंग क्वेश्चंस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जहाँ तक मुमकिन हो हमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछने चाहिए, ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन देते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमें जब ऑप्शंस देते हैं तो ये ख्याल रखना चाहिए कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर हम कोई डाइकोटमस क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर जो है उसमें सिर्फ दो ही ऑप्शंस हो सकती हैं, येस या नो की, और हमें नज़र आ रहा है कि बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स ऐसे भी होंगे जो न्यूट्रल आंसर देना चाह रहे हैं, तो हमें उस केस में डाइकोटमस की बजाय उसमें एक न्यूट्रल ऑप्शन की कैटेगरी भी शामिल करनी चाहिए। स्टेप 6 में हमने क्वेश्चंस की वर्डिंग के ऊपर बात की थी, और इसमें हमने ये कहा था कि जो इशू है उसको डिफ़ाइन करना चाहिए बाय यूजिंग 6 W's विच आर हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। फिर जो वर्डिंग है वो ऑर्डिनरी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, रिस्पोंडेंट्स का जो वोकैबुलरी लेवल है उसको जहन में रख के होनी चाहिए। एम्बिगुअस वर्ड्स को हमने अवॉइड करना है, जैसे यूजुअली है, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, ऑफनली, रेगुलरली, ओकेजनली, समटाइम्स एंड सो ऑन, बिकॉज के मुख्तलिफ लोगों के नज़दीक इनके जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट होंगे। इसी तरह हमने जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी अवॉइड करना है, बिकॉज के ये आंसर के बारे में कुछ क्लू दे रहे होते हैं जिसकी वजह से बायसनेस आ सकती है। जो इम्प्लिसिट अल्टरनेटिव्स हैं वो उनको हमने अवॉइड करना है। अल्टरनेटिव्स हमने अंडरस्टूड नहीं रखने, हमने अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने। और इसी तरह हमने कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आनी चाहिए, ताकि जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं वो अलर्ट रहें। स्टेप 7 में हमने क्वेश्चंस के ऑर्डर या तरतीब की बात की थी, और इसमें हमने ये देखा था कि जो ओपनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें सिंपल, इंटरेस्टिंग और फ्रेंडली होना चाहिए। अगर क्वालिफाइंग क्वेश्चंस इस्तेमाल करने हैं तो इन्हें सबसे पहले होना चाहिए। और जो 3 तरह की इन्फॉर्मेशन है उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हासिल करनी चाहिए। ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली आपके रिसर्च एरिया के साथ है। इसके बाद क्लासिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए जिसमें उसके डेमोग्राफिक्स हैं, और फाइनली जो आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट या नेम या एड्रेस वगैरह वो आना चाहिए। जो डिफ़िकल्ट, सेंसिटिव या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं इनको सीक्वेंस में एंड पे होना चाहिए। जनरल क्वेश्चंस पहले पूछे जाएं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस उनके बाद आएँ, और एक लॉजिकल ऑर्डर जो है उसको आपने फॉलो करना है। स्टेप 8 में हमने लेआउट की बात की थी। उसमें हमने कहा था कि एक क्वेश्चनियर को सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, और हर पार्ट जो है उसकी नंबरिंग अलग अलग होनी चाहिए। क्वेश्चनियर को प्री कोडेड होना चाहिए ताकि जब हम डेटा एनालिसिस करें उसमें आसानी हो सके। और जो क्वेश्चनियर्स हैं उनका अपना भी एक सीरियल नंबर होना चाहिए ताकि डेटा कलेक्शन में, हैंडलिंग में, रिकॉर्ड कीपिंग में आसानी हो सके। स्टेप 9 में हमने फिज़िकल फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर की बात की थी कि एक क्वेश्चनियर की जो अपीयरेंस है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, और अगर वो लॉन्ग क्वेश्चनियर्स हैं तो फिर उसको बुकलेट की शक्ल में रखना ज़्यादा बेहतर होगा। जो इसका लास्ट स्टेप था वो प्री टेस्टिंग था, तो हमेशा एक्चुअल डेटा कलेक्शन से पहले इसकी प्री टेस्टिंग होनी चाहिए। और प्री टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन के एस्पेक्ट्स हैं उसमें कंटेंट है, वर्डिंग है, सीक्वेंस है,
फॉर्म या लेआउट है या क्वेश्चंस की जो डिफ़िकल्टी का लेवल है उसको हम चेक करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगी हम चेंजेस भी करेंगे। इसमें रिस्पोंडेंट्स प्री टेस्टिंग के लिए वैसे ही होने चाहिए जैसे कि एक्चुअल सैंपल के हैं, यानी उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो मैच होनी चाहिए। फिर हमने कोई भी मेथड यूज़ करना हो डेटा कलेक्शन का, प्री टेस्टिंग को हमें स्टार्ट करना चाहिए पर्सनल इंटरव्यूज़ से। और जब एक दफ़ा पर्सनल इंटरव्यूज़ के बाद हम उसकी जो भी चेंजेस करनी है वो कर लें, तो फिर एक्चुअल मेथड के साथ भी एक प्री टेस्टिंग होनी चाहिए। यानी अगर आपने एक्चुअल मेथड में मेल या टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक मींस जो है वो यूज़ करना है, तो एक प्री टेस्टिंग उसके साथ भी होनी चाहिए। प्री टेस्टिंग के लिए हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो स्मॉल होता है और आमतौर पे ये 15 to 30 रिस्पोंडेंट्स होते हैं। फिर जब एक सिग्निफिकेंट रिवीजन आ जाती है तो उसके बाद एक और प्री टेस्ट हम करते हैं। अगर उसमें भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज आए तो एक और प्री टेस्ट किया जाता है, यहाँ तक कि एक परफेक्ट क्वेश्चनर डिज़ाइन हमारे पास आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेंथी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में जिसमें आपने क्वेश्चनर डिज़ाइन पढ़ा, उसके 10 स्टेप्स पढ़े, काफ़ी डिटेल से आपने इसे समझा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच।